अ, इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म और इसी को हम कहते हैं बायो ट्रांसफ्यूजन। अब फिलहाल हमने बात देख ली थी कि जो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हैं ड्रग के जाने के बाद एब्जॉर्प्शन उसमें हमने देख लिया था। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डेफिनेटली वो बॉडी अपने इफेक्ट्स वगैरह सारा परफॉर्म कर लेती है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि केमिकल ऑल्ट्रेशंस ऑफ द ड्रग एज वेल एज नॉर्मली फाउंड सब्सटेंसेस इन द बॉडी, यानी कि केमिकली ऑल्टर होंगी ड्रग्स, और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि जो नॉर्मली बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इवन वो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑल्ट्रेशंस हो जाके और उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से। अब पहले एक जनरल सी बात देख लेते हैं कि हमें पता है कि ये प्रोसेस चार हैं, ए, डी, एम और ई, एक्सक्रीशन भी है, ठीक है। अब एक टर्म यूज़ होती है एलिमिनेशन। जो एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग है ना, वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनी है। नंबर वन इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव या इनर्ट कंपाउंड, ताकि वो ये जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से। और दूसरा है एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी ड्रग जो है वो कम्प्लीटली यूरिन या फीसिस के थ्रू रिमूव हो गई है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस मिल के एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग को मतलब एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि यू शुड नो विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्योंकि आज जो है हम वो मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। मेटाबॉलिज्म जो है उसके लिए मेनली जो ऑर्गन है वो है लिवर, लेकिन लिवर के अलावा लंग्स में भी ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है, किडनीज़ में भी होती है और जीआईडी की एपिथीलियम में भी होती है, लेकिन मेनली लिवर ही करता है ये सारा मेटाबॉलिज्म। अब यह है कि बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द मेटाबॉलिज्म दैट अकर्स इन द biotransformation that occurs in the liver, first I'll do this thing कि I will generally elaborate कि basically biotransfusion होती क्या है और इसका पर्पज़ क्या है। मैं एक जनरल सा कॉन्सेप्ट फर्स्ट आई डिलीवर और उसके बाद फिर हम जो एक्चुअल रिएक्शंस हैं एक एक करके उनको देखेंगे। तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है ड्रग की बायो ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। हम देख रहे हैं एक जनरल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है या आपके एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, और दिस इज़ लिवर हेयर, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक लूप ऑफ नेफ्रॉन, उसके लूप ऑफ हेनल, और ठीक है, और ये हमारे पास जीआईटी सिस्टम है, ठीक है। अब होगा क्या? आपने कोई ड्रग इंजेक्ट की, लेट्स सपोज दैट वाज लिपिड सॉल्युबल, सर्कुलेशन में वो सारी ड्रग आ गई। उस ड्रग ने क्या किया? पहले वो अब्जॉर्प्शन हुई उसकी, ठीक है, सर्कुलेशन में आ गई, सर्कुलेशन से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई डिफरेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। उसने जिधर भी जाके एक्शन परफॉर्म करना था, अब उसने डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्शन परफॉर्म कर लिया, वो वापस आएगी अब सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, टू गेट एक्सक्रीटेड आउट। अब वो यहाँ से क्या होगा? या तो वो जाएगी ड्रग रीनल सिस्टम में या वो जाएगी हिपैटिक सिस्टम में, बिकॉज मेनली जो है वो हिपैटिक सिस्टम है, हिपैटिक बायो ट्रांसफ्यूजन होती हैं, यानी कि मेन ऑर्गन जो है लिवर है, उसके अलावा रीनल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या वो जीआईटी में जाएगी, ठीक है। ये दो माइनर ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन है। लेट्स सपोज हम बात करें एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग की। लिपिड सॉल्युबल ड्रग ने क्या करना है? वो यहाँ पे आएगी, जब वो यहाँ पे आएगी तो उसने क्या करना है? उसने इन मेम्ब्रेन से वापस निकल के सर्कुलेशन में आ जाना है, फिर वो यहाँ से वापस जाएगी, फिर वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, साइकिल विल कंटिन्यू, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, दैट कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से ड्रग आई, लिवर में आई, ठीक है, उसमें कोई कोई चेंजेस वगैरह नहीं होती, ठीक है। उससे फिर क्या करना है? या वो जीआईटी में जाएगी, ठीक है, या वो वापस सर्कुलेशन में जाए, ठीक है। सर्कल यहाँ पे भी रिपीट होगा। अगर वो जीआईटी में आती है तो भी क्या होगा? जीआईटी की मेम्ब्रेन से वो फिर रीअब्जॉर्ब होके या वो सर्कुलेशन में पहले जाएगी, फिर लिवर में, या फिर वो सीधा वापस लिवर में, ठीक है। बहरहाल यह है कि ड्रग विल कीप ऑन कमिंग बैक इन टू द बॉडी। तो इस तरह जो है ना, इस कभी भी ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकेगी। तो फिर नेचर ने क्या किया है? एक ऐसे बायो ट्रांसफ्यूजन मैकेनिज्म रख दिए हैं जो मेनली लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि ड्रग जाएगी लिवर के अंदर, ठीक है, वो उसको नॉन पोलर यानी लिपिड सॉल्युबल से पोलर में कन्वर्ट कर देगी। अब एक पोलर ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकी, तो फिर क्या होगा? जो हमारे पास बाइल सिस्टम है और बाइल डक्ट है, एक प्रॉपर बाइल डक्ट, वो बाइल के थ्रू
उस पोलर कंपाउंड को भेजेगी या तो जीआईडी में, ठीक है, या फिर वो उसको वापस सर्कुलेशन में भेज के उसको रीनल सिस्टम में भेजेगी थ्रू स्पेसिफिक चैनल्स। अब एक पोलर कंपाउंड जीआईडी में आ गया, वो यहाँ मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसे जाना है फीसिस से एक्सक्रीट आउट। इसी तरह पोलर कंपाउंड जब यहाँ पे आएगा फिल्ट्रेट से कैप्सूल में आ गया, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ गया, ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ हैंडल में आ गया। अब वो यहाँ से क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं रहा, ये अब हो गया है पोलर कंपाउंड, ठीक है, तो पोलर कंपाउंड क्या है, वो जाएगा यूरिन में और दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। तो जो बायोट्रांसफ्यूजन मेटाबॉलिज्म है उसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉन पोलर ड्रग्स को पोलर में, और जो ऑलरेडी पोलर हैं उनको भी, वो तो ऑलरेडी पोलर ही हैं, ठीक है, उनको थ्रू स्पेशल चैनल्स या जीआईटी के थ्रू या फिर रीनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो हिपैटिक बायो ट्रांसफ्यूजन है उसके अंदर हमारे पास जो है वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस और एक होते हैं फेज़ 2 रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट बिफोर डिस्कसिंग देम इन डिटेल इंडिविजुअली लेट्स सी के इनके आपस का डिफरेंस क्या है। इनका पहले कंपैरिजन टेबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस, यहाँ पे फेज़ 2 रिएक्शंस, ठीक है। ओके, फेज़ 1 रिएक्शंस आर द टाइप ऑफ द रिएक्शंस इन विच एनी फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच्ड टू द ड्रग, यानी जो भी ड्रग आएगी उसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया जाएगा। और जो फेज़ 2 रिएक्शंस हैं, दीज आर कॉन्जुगेशन reactions. I'll write reactions there as this, so don't confuse. Yeah, I'll just simply write reactions. Okay. तो जो फेज़ 1 रिएक्शंस है उसमें हमारे पास जो भी ड्रग मॉलिक्यूल आएगा उससे हमने कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देना है। लेकिन फेज़ 2 रिएक्शंस में हमारे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली दीज आर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कोई ना कोई कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर देते हैं ड्रग के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो फेज़ 1 रिएक्शन है उससे जब ड्रग आएगी और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ फेज़ 1 रिएक्शंस विल एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर फेज़ 2 रिएक्शंस। यानी इसमें जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आएगा वही एंड प्रोडक्ट फेज़ 2 रिएक्शंस में जाएगा और वहाँ पे जाके वो एज ए सबस्ट्रेट एक्ट होगा और उसके साथ कॉन्जुगेट फर्दर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और आगे जो भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट आएगी। यानी कि ये क्या है कि यानी प्रोडक्ट ऑफ फेज़ 1 रिएक्शन प्रोडक्ट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट और उसके साथ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बाइंड होगा और बाइंडिंग के बाद क्या होगा, उसकी पोलैरिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि थर्ड पॉइंट डिफरेंस का ये है कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड दीज आर सिंथेटिक रिएक्शंस या कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद इससे आता है कि कौन सी रिएक्शंस हैं। अब उन रिएक्शंस का नाम क्या है। फेज़ 1 के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस इंक्लूड होंगे। एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शंस जो है मेनली वो इंक्लूड होते हैं फेज़ 1 के अंदर। फेज़ 2 के अंदर जो रिएक्शंस इंक्लूड होते हैं वो है ग्लूक्रोनाइडेशन रिएक्शन, देन सल्फेशन रिएक्शन, मिथाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन रिएक्शंस और फैटी एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। और बात समझ में आ रही है साफ साफ। ग्लूक्रोनाइडेशन रिएक्शन जो है उसमें ग्लूक्रोनाइड मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर दिया जाता है। सल्फेशन रिएक्शन में जो ये जो मैंने कहा था ना कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बाइंड किए जाते हैं, वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसमें ग्लूक्रोनाइड मॉलिक्यूल, इसमें सल्फेट मॉलिक्यूल, इसमें मिथाइल जो है वो अटैच कर दिया जाता है एज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में एसिटाइल ग्रुप जो है, एसिटाइल मॉलिक्यूल जो है वो इस ड्रग्स के साथ बाइंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इधर अमाइनो एसिड है, ग्लूटाथायोन, इधर फैटी एसिड है। तो ये जो भी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल उस ड्रग के साथ बाइंड किया जा रहा है उसके हिसाब से इन रिएक्शंस को नाम दिया गया है। उसके बाद ये है कि अब यहाँ पे एक बात आती है। नेक्स्ट बात ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ फेज़ 1 रिएक्शन क्या होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ फेज़ 1 रिएक्शन जो भी ड्रग मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर 3 तरह के असर पड़ सकते हैं। जो पेरेंट मॉलिक्यूल था उसके इक्वल लेवल एक्टिविटी हो,
उसकी यानी मेटाबोलाइट जो बनेगा हमारे पास, या फिर उसकी लेस देन होगी एक्टिविटी, या उस मेटाबोलाइट की एक्टिविटी मोर होगी देन द पेरेंट मॉलिक्यूल। लेकिन जो जब भी ये फेज़ 2 रिएक्शंस होंगे वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी मेटाबोलाइट की, जो एंड हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसकी हमेशा लेस देन दैट ऑफ एक्टिविटी विल बी लेस देन दैट ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद पोलैरिटी जो है, इसके बाद जो है फेज़ 1 रिएक्शन के बाद जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी। और देखिए पर्पज़ वही है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, कि हमारा मकसद ही क्या है कि हमारी ड्रग जो है वो नॉन पोलर से पोलर हो जाए, ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। जब तक वो पोलर नहीं होगी वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बार बार ये एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर ही आती जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़ के जो P1 रिएक्शंस हैं उसमें विद इन स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे विद इन स्पीशीज़ क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का मतलब क्या है, जब ये आगे हम ये रिएक्शन सारे पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक्सेप्शंस हैं क्या, कि किस तरह से कोई एक रिएक्शन एक एनिमल में ज़्यादा हो रहा है, दूसरे एनिमल में कम है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एंजाइम की कमी है या यहाँ पे प्रोसेसेस नहीं हो सकते। ठीक है, सो दीज आर द स्पीशी डिफरेंसेस जो कि हैं, और यही क्योंकि ये सारे रिएक्शंस जो हैं इनके थ्रू एक ड्रग ने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होनी है, मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट होनी है। तो इसीलिए अगर कोई ड्रग इस कैपेबल नहीं होगी कि वो जिस प्रोसेस, लेट्स सपोज एक XYZ ड्रग है वो सल्फेशन रिएक्शन से मेटाबोलाइज होती है, और कोई एक एनिमल है ABC, कोई एनिमल ले लें, उसके अंदर सल्फेशन रिएक्शन नहीं होता, तो ये वाली ड्रग इस एनिमल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, यानी वो हम इस एनिमल को ड्रग नहीं दे सकते। तो ये विद एग्जांपल्स अभी ये बातें सारी आगे आ जाएंगी, जस्ट आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट के दीज रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन दिस वे कि अगर ये हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो दैट्स हाउ ये स्पीशी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं कि कौन सी ड्रग हमने किस एनिमल को देनी है और कौन सी ड्रग हमने किस एनिमल को नहीं देनी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो पहले हम देख लें वो इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। जब भी फेज़ 1 से ड्रग्स गुजर रही हैं तो या तो उनकी जो एक्टिविटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा इक्वल है पेरेंट मॉलिक्यूल से, या कम है या ज़्यादा है। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक ड्रग जो पहले एक्टिव थी, ठीक है, और फेज़ 1 रिएक्शंस के बाद क्या हो गया उसको कि वो मोर एक्टिव हो गई। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमारे पास है कोडीन की। ठीक है, कोडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन जो है वो ज़्यादा एक्टिव ड्रग है देन कोडीन इट्सेल्फ। नंबर सेकंड देन हमारे पास एग्जांपल है इक्वली एक्टिव की। ठीक है, एक्टिव से इक्वली एक्टिव, उसमें हमारे पास है लेट्स सपोज फिनाइल ब्यूटाजोन, वो कन्वर्ट होगा ऑक्सी फिनाइल ब्यूटाजोन, या फिर हमारे पास प्रोप्रानोलोल है वो हाइड्रोक्सी प्रोप्रानोलोल में कन्वर्ट होगा। प्रोप्रानोलोल कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सी प्रोप्रानोलोल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी है कि हमारे पास पहले ड्रग एक्टिव थी। ठीक है, और फेज़ 1 रिएक्शंस के बाद वो क्या हो रही है, इनएक्टिव हो रही है, यानी लेस उसकी एक्टिविटी गिर रही है। उसमें हमारे पास एग्जांपल है पेंटोबार्बिटॉल, वो कन्वर्ट हो रही है पेंटोबार्बिटॉल अल्कोहल। अच्छा, उसके बाद फिनोथायाजाइन, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फिनोथायाजाइन सल्फेट। अब देखिए आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि अगर ये सल्फेट साथ लगा हुआ तो ये जो ओरिजिनल ड्रग है उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच करके तो उसको इनएक्टिव किया जा रहा है कि वो अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म ना कर सके। ठीक है, ठीक इस तरह। और ये जो रिएक्शंस हैं या आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि एक ड्रग बॉडी में जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला केस लेते हैं एक्टिव से मोर एक्टिव वाला, तो क्या होगा कि टॉक्सिसिटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, टॉक्सिसिटी क्यों, क्योंकि पहले जो कंपाउंड था वो एक्टिव था। ठीक है, और उसके बाद उसका जो मेटाबोलाइट बन रहा है वो ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। इसकी एग्जांपल जो बुक में दी हुई है वो है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं कि वो फेज़ 1 रिएक्शन से जब गुजरेंगे तो उनका जो मेटाबोलाइट है वो ज़्यादा टॉक्सिक होगा क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो फिर टॉक्सिसिटी स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब हम देखते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस। फेज़ 1 रिएक्शंस हो कहाँ पे रहे हैं। सबसे पहले ये बात यह है कि ये हमारे पास लीवर है। ठीक है, और लीवर के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज ये एक हेपेटोसाइट है। ठीक है, इसको बाहर ले आते हैं।
ये एक हेपाटोसाइट सेल है हमारे पास, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब हमें पता है कि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारा बीच में ये न्यूक्लियस है, और भी हैं यहाँ पे सारी एंजाइम्स, सॉरी ऑर्गेनेलीज वगैरह, बीच में सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं हेपाटोसाइट्स के अंदर, वो क्या हैं, जो बायो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ऑफ द फेज़ 1 कॉज कर रही हैं, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स। वो क्या है, वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं माइक्रोसोम्स के ऊपर, और इनको हम क्या कहते हैं, ये हैं माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन एंजाइम्स, ठीक है। इनके ये दोनों नाम हैं, यानी कि इनका जो नाम है वो माइक्रोसोमल क्यों है, कि अगर हम एक सेल प्रेजेंट जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द हेपेटोसाइट्स में होंगी, लेकिन माइक्रोसोमल फ्रैक्शन के अंदर ये किस तरह प्रेजेंट होती है कि लेट्स सपोज अगर हम एक सेल का माइक्रोसोमल फ्रैक्शन लें, उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पर रन करें, तो क्या होगा, हमारे पास फिर ये एंजाइम्स आती हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन नॉट एंजाइम्स, सॉरी ऑक्सीडेजेस, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम जो है वो बाइंड करते हैं ड्रग के साथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेजेस। अब जो हमारे पास पहले हमने कहा था कि 3 टाइप ऑफ रिएक्शन जो हैं वो फेज़ 1 में होते हैं, उसमें से जो पहला था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ये एंजाइम्स जो है वो फंक्शन कर रही होती हैं, और जो मोस्ट कॉमन एंजाइम्स हैं उनको हम कहते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ठीक है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स हैं मॉलिक्यूल्स उनकी, ये पूरा सिस्टम ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या है, ये ड्रग्स की बायो ट्रांसफ्यूजन करती हैं, और ये एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने पहले बात कर दी कि ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, SER पे प्रेजेंट होती हैं। अब बुक में ये बात लिखी है कि नॉट ओनली द माइक्रोसोमल एंजाइम्स बट देयर आर सम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स टू दैट आर प्रेजेंट विद इन द हेपेटोसाइट्स, जो कि बायो ट्रांसफ्यूजन कर रही होती हैं। उसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की। उसमें नंबर 1 है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, इसको हम MAO लिखते हैं। मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या है कि वो जो एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स हैं लाइक सीरोटोनिन, एपिनेफ्रीन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, इन सब को ये क्या करती है, ये मतलब उसकी बायो ट्रांसफ्यूजन या उसकी मेटाबोलाइजेशन, सॉरी मैंने बार बार बायो ट्रांसफ्यूजन का लफ्ज़ लिया, इट्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो ट्रांसफ्यूजन। सो ये जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। उसके बाद वी हैव अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजेस या फिर अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजेस। ये क्या करेंगे, डिफरेंट अल्कोहल्स जैसे एथेनॉल है, या फिर डिफरेंट अल्डिहाइड्स, ठीक है, जैसे एसीटल्डिहाइड है, इसके ऊपर एक्ट करके इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देयर आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स, देयर आर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। दोज विल फंक्शन इन दी फेज 1 रिएक्शंस। उसके बाद दूसरी तरह के हमारे पास जो दूसरी बात यहाँ पे स्पीशी डिफरेंस भी बता दूँ। जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर जो स्पीशी डिफरेंस है वो ये है कि हॉर्सेज में सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, फिर कैटल में हैं, फिर डॉग्स में हैं, फिर कैट्स में। इसी तरह जो अडल्ट है एनिमल उसमें ज़्यादा होगा, यंग एनिमल में कम होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं कि एक ड्रग लेट्स सपोज पेंटोबार्बिटॉल एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है, वो फेज़ 1 रिएक्शंस के थ्रू हाइड्रोलाइज होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हॉर्सेज में क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी और वो जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगा, तो पेंटोबार्बिटॉल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हॉर्सेज में वो शॉर्ट है, और डॉग्स में उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हॉर्सेज में इसकी ज़्यादा है और डॉग्स में कम है। सो दैट्स हाउ स्पीशी डिफरेंसेस एक्ट। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शंस। ये लेस कॉमन रिएक्शंस हैं और बहुत थोड़े अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो हैं इनके थ्रू मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है क्लोरएम्फेनिकॉल की, या फिर हमारे पास नेक्सोलोन है, ठीक है, वो इस रिएक्शन के थ्रू रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होगी। उसके बाद तीसरा रिएक्शन है हमारे पास, वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या है, 2 तरीके हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है दैट विल अकर either with एस्टर या फिर एस्टरेजेस एंजाइम्स, यानी कि एस्टरेजेस एंजाइम्स और अमाइड लिंकेज केमिकल्स,
यानी कि अमाइडेजेस, ये वाली एंजाइम्स, यानी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है या तो वो एस्टर्स के थ्रू या फिर एस्ट्रेजेस के थ्रू या अमाइडेजेस के थ्रू ये रिएक्शंस होते हैं। लेट्स सपोज पहले हम एस्ट्रेजेस को देख लेते हैं, ठीक है। इस एस्ट्रेजेस जो वो एंजाइम्स हैं जो कि नॉन माइक्रोसोमल सिस्टम्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये सिस्टम्स जो हैं वो लिवर में या फिर प्लाज्मा में या फिर अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होंगे। और ये जिन एंजाइम्स को, ये जिन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं वो कौन कौन से हैं? ये है प्रोकेन है, ठीक है, सक्सीनाइल कोलिन, इस ड्रग को कर सकते हैं, ठीक है, एसीटाइल कोलिन, ठीक है। ये ड्रग्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन ड्रग्स को इस वे के थ्रू मेटाबोलाइज किया जाएगा। दूसरा है एस्ट्रेजेस, ठीक है। एस्ट्रेजेस जो एंजाइम्स हैं, सॉरी अमाइडेजेस, एस्ट्रेजेस होगी अमाइडेजेस। अमाइडेजेस जो एंजाइम्स हैं वो भी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, ठीक है। यानी ये वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं या वो SCR वगैरह उधर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। दीज आर प्राइमरी फाउंड इन लिवर, ठीक है, और लिवर में ये प्राइमरी फाउंड होती है, ठीक है। और ये जिन ड्रग्स को हाइड्रोलाइज करेंगी वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं? उसके बाद उसमें हमारे पास लीडोकेन आ जाती है, ठीक है, और इसके अलावा एसीटाज़ोलामाइड आ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर ड्रग्स जो कि अमाइडेजेस रिएक्शंस के थ्रू जो है वो फंक्शन करेगी। और इसमें भी ये बता दूँ कि इनकी एंजाइम्स आप देखें दोनों नॉन माइक्रोसोमल हैं। इसकी एंजाइम्स जो है वो माइक्रोसोमल भी हैं और नॉन माइक्रोसोमल भी हैं, ठीक है। तो दीज आर ओवरऑल 3 रिएक्शंस जो कि फेज 1 रिएक्शंस के अंदर होते थे। और साथ साथ ड्रग्स की एग्जांपल भी होगी, किन किन ड्रग्स पे वो एक्ट ऑन हो रहे हैं और कर क्या रहे हैं, कैसे वो उनको उनके साथ जो है कोई ना कोई फंक्शन लगा के उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। थैंक यू।